हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे भारत की राज्य व्यवस्था की वीडियो सीरीज़ की 10वीं वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। भारत की राज्य व्यवस्था भाग 10, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन नामक पुस्तक जो ऑक्सफोर्ड से 1966 में प्रकाशित हुई थी, उसमें पृष्ठ संख्या 75 में ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान में निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्व को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने ये विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। आइए अब हम बात करते हैं निर्देशक तत्वों की विशेषताओं के संबंध में। इसकी पहली विशेषता है कि इस राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने ये विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। आइए अब हम बात करते हैं निर्देशक तत्वों की विशेषताओं के संबंध में। इसकी पहली विशेषता है कि इस राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नामोक्ति से यह पता चलता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। दूसरी विशेषता है कि निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। तीसरी विशेषता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इसकी चौथी विशेषता है कि निर्देशक तत्व की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अतः सरकार, जिसमें केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार में से कोई भी इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसकी पांचवी विशेषता है कि हालांकि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। आइए अब चलते हैं निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की ओर। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, परंतु इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली समाजवादी, दूसरी गांधीवादी और तीसरी उदार बुद्धिजीवी। समाजवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में से हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दूसरी
सुरक्षित करना। सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण। धन और उत्पाद के साधनों का संकेंद्रण रोकना। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर। तीसरा, सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। चौथा, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकरी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। पांचवा, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। छठा, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। आठवां, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। अब बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत की। यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं: पहली, ग्राम पंचायत को गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। दूसरी, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन ना। तीसरी, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। चौथी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। पांचवी, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध। और छठा, गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन। आइए अब बात करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत की। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं: पहली, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। दूसरी, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तीसरी, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। चौथी, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पांचवी, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। छठी, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। और सातवीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व
और जोड़े गए। इनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है कि पहली, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, दूसरी, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करना, तीसरी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के लिए भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, चौथी, रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने से संबंधित कदम उठाना। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है, जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर में समानता रखे और असमानता को समाप्त करे। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया। संशोधित निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव ने इस बात की संस्तुति की थी कि वैयक्तिक अधिकार को 2 श्रेणियों, न्यायोचित और गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यद्यपि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, तथापि संविधान अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट करता है कि ये तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं। अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का विधि बनाने में प्रयोग करे। निर्देशक तत्वों की कई आलोचनाएं भी हैं। संविधान सभा के कुछ सदस्यों एवं अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने इन नीति निर्देशक तत्वों की कई आधार पर आलोचनाएं की हैं। जैसे पहली, कोई कानूनी शक्ति नहीं है। मुख्यतः इनके गैर न्यायोचित चरित्र के कारण इनकी इस तरह आलोचना की गई है। दूसरी, तर्कहीन व्यवस्था। आलोचकों ने मत दिया कि इन निदेशकों को तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ना ही तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तीसरी, रूढ़िवादी। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये निदेशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। कमियों और आलोचनाओं के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व आवश्यक है। संविधान में स्वयं भी उल्लिखित है कि ये राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC चागला के मतानुसार यदि इन सभी तत्व का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। भारत राजनीतिक मामलों में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी राज्य भी होगा। एक और मूल अधिकारों की न्यायोचितता और निदेशक तत्वों की गैर न्यायोचितता तथा दूसरी ओर निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य के नैतिक बाध्यता ने दोनों के मध्य टकराव को जन्म दिया है। यह स्थिति संविधान लागू होने के समय से ही है। वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार निदेशक तत्व पर उच्चतर हैं, फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं कि निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद
निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्य ने निदेशक तत्व को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया। भाग 4 में उल्लिखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कई निर्देश दिए गए हैं। इनका विवरण कुछ इस प्रकार है कि पहली, सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। दूसरी, मातृभाषा में शिक्षा। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तीसरी, हिंदी भाषा का विकास। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामयिक संस्कृति का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अभी बताए निर्देशों की प्रकृति में न्याय योग्य नहीं है, हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें भी अन्य निर्देशों के समान उतना ही महत्व दिया जाता है, उन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। मैं मिलती हूँ आपसे भारत की राज्य व्यवस्था के अगले भाग मूल कर्तव्यों के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।